हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज में। अगेन जो पहली बार इस कॉर्पोरेट न्यूज को सुन रहे हैं, मैं बता दूं कि ये कॉर्पोरेट न्यूज है सभी के सभी सीए, सीएस, सीएमए करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और इस कॉर्पोरेट न्यूज का उद्देश्य केवल एक है, वो है आपको कॉर्पोरेट नॉलेज प्रोवाइड करना, आपको कॉर्पोरेट अपडेट्स की जानकारी देना, ऐसे न्यूज की जानकारी देना जिससे कि आपका प्रैक्टिकल लाइफ में नॉलेज बढ़ सके। और जो भी कानून आप थ्योरेटिकल लाइफ में पढ़ते हो, चाहे लॉ के अंदर चाहे ऑडिट के अंदर, उन सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में देख सको कि कैसे कैसे होता है। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, इससे पहले कि आज की हम कॉर्पोरेट न्यूज पर आगे बढ़ें, सबसे पहले सीए फाइनल के बच्चे बड़ा ध्यान से सुनेंगे। सेट ए, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ सेल्फ पेस्ड एग्जाम, बिल्कुल इस एग्जाम से ओरिएंटेड बैच, बिल्कुल परफेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड बैच 1 मार्च से शुरू होने वाला है। 1 मार्च से। और जो बिल्कुल आईसीआई का पैटर्न होगा एग्जाम लेने का, बिल्कुल उसी हिसाब से केस स्टडीज बनाई गई हैं। और क्योंकि आपको पता है कि इस एग्जाम को दिए बिना आप पेपर में अपीयर नहीं हो सकते फ्रॉम नवंबर 24, इवन तो मई 24 वालों की एग्जामिशन है कि वो एग्जाम के 2 महीने तक कर सकते हैं। तो मगर ये एग्जाम आपको हेल्प करेगा, आपको ये एग्जाम को फर्स्ट शॉट में क्लियर करने में ये क्लासेस आपको काफी हेल्प करेंगी। तो सभी के सभी सीए फाइनल वालों, और इस जो क्लासेस का प्राइस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल रखा गया है, मगर ध्यान रखना ये विदाउट बुक होगा, विदाउट बुक, ताकि आपको पीडीएफ मिलेगा और आपको अगर जरूरत महसूस हो तो आप उस पीडीएफ का प्रिंट आउट ले सकते हैं। और वैसे जरूरत महसूस होगी नहीं, क्योंकि पीडीएफ से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हुए आज की कॉर्पोरेट न्यूज को हम शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट कॉर्पोरेट न्यूज। लो जी लो, लो जी लो, लो जी लो। हाँ जी, तो पहली आज की कॉर्पोरेट न्यूज है हमारी। सेबी कॉशंस इन्वेस्टर्स अगेंस्ट द अनरजिस्टर्ड एंटिटीज प्रॉमिसिंग द एश्योर्ड रिटर्न। देखो जी, कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर कई कंपनियां इनफैक्ट ये भी क्लेम कर रही हैं कि वी आर द सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट्स, वी आर द सेबी रजिस्टर्ड कंपनीज। प्लीज 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 आप सेबी की वेबसाइट पे जाकर सब कुछ चेक कर लो कि क्या सही में कंपनी सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं है, लिस्टेड है या नहीं है। आंखें बंद करके अपना हार्ड अर्नड मनी ऐसे ही किसी के कहने पर कहीं मत लगा देना। ध्यान रखना, 2 मार्केट्स ऐसी हैं जहां पर पैसा बनता है, बहुत ज्यादा पैसा बनता है। एक होता है सिक्योरिटीज में, दूसरा होता है रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में किसी ऐसे प्रोजेक्ट में कभी पैसा मत लगाना जो कि रेरा रजिस्टर्ड ना हो। जो रेरा, जहां रेरा नहीं वहां इन्वेस्टमेंट नहीं। सिमिलरली किसी भी ऐसी एंटिटी में पैसे ना लगाना जो कि रजिस्टर्ड ना हो, लिस्टेड ना हो, सेबी से रेगुलेटेड ना हो। और ये सेबी के पास जा, सेबी की वेबसाइट पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनियां, सेबी ने बताया, हालांकि कंपनीज का नाम तो नहीं दिया, बट कह रहा उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहां इन्वेस्टर्स को 18-19% की रिटर्न तक कहने की बात की गई है कि डिपॉजिट्स दो, आप हमें डिपॉजिट्स की फॉर्म में पैसा दो। सभी के सभी सीए, सीएमए, सीएस करने वाले बच्चे समझ रहे होंगे डिपॉजिट्स क्या होता है, जहां पब्लिक से पैसा मंगाया जाता है कि आप हमें पैसा दे दो और हम सेबी से रजिस्टर्ड हैं और हम आपको एक बेहतरीन रिटर्न इसके बदले में देंगे, एंड वी आर द एलिजिबल कंपनी। ऐसे किसी भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर पैसा मत लगाना, पहले सेबी की वेबसाइट पे जाकर सबको चेक कर लेना। तो सेबी ने एक क्वेश्चन दिया है सभी के सभी इन्वेस्टर्स को। अच्छी बात है सर, सेबी इन पे एक्शन क्यों नहीं लेता? एक्शन लेगा सेबी जब इनके पास कंप्लेंट पहुंचेगी। भाई साहब 140 करोड़, 140 की आबादी वाला देश है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला। अब कहां गली मोहल्ले में ऐसी कंपनियां खुली हो, कहां कहां से सेबी पता लगाएगा? उसका भी समझो ना, उसकी भी लिमिटेशन है। तो इसलिए वो अब कॉशन नोट उसने जारी कर तो दिया। एक और कॉशन नोट आज सेबी की तरफ से आया है, वो क्या है? सेबी आस्क्ड द कंपनीज फॉर द एक्यूरेट डिटेल ऑन द एंड यूज ऑफ द आईपीओ फंड। देखो जी, सीए करने वाले बच्चे, मतलब सभी सीए, सीएस, सीएमए करने वाले बच्चे, अगेन ध्यान से सुने। जब आप प्रोस्पेक्टस का चैप्टर पढ़ते होगे और जब आप सेबी की रेगुलेशन पढ़ोगे, सीए फाइनल के सेल्फ पेस्ड एग्जाम में सेबी की रेगुलेशंस आ गई हैं, तो वहां मैं पढ़ाऊंगा। सीएमए फाइनल में भी हैं, सीएस में भी हैं। हाँ जी, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट लिखा है कि आपको यह बताना पड़ेगा कि जो आईपीओ वगैरह के थ्रू आप पैसा ला रहे हो, वो पैसा कहां पर आप इन्वेस्ट करोगे। और जहां आपने कहा है, फॉर एग्जाम्पल हम वर्किंग कैपिटल में यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपने कहा कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करेंगे,
ठीक है, अगर आपने कहा जी हम रीपेमेंट ऑफ लोन में यूज करेंगे, ठीक है, तो फिर जहां कहा है वहीं यूज होना भी चाहिए। परंतु अभी सेबी ने नई परंपरा पाई कि जो कंपनियों में चल रही थी, वो परंपरा क्या थी कि देखो जी, कंपनियां कह रही थी कि हमने पैसा रेज किया है किस लिए, पर्पस एक्स के लिए, और यूज कर रही थी पर्पस वाई के लिए। अब कंपनियां ऐसा क्यों कर रही थी? सारा खेल था प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स पड़े हुए हैं उसका। एक्चुअल में सेबी का एक कानून है, सेबी की एक रेगुलेशन है जो कहती है कि अगर मान लीजिए आईपीओ आया तो हम आईपीओ को जरिया नहीं बनाना चाहते प्रमोटर्स को। आईपीओ आते ही जैसे ही आईपीओ लिस्ट हो और प्रमोटर्स अपने शेयर बेच दें, हम ऐसा नहीं चाहते, ठीक है। तो इसलिए प्रमोटर्स जब आईपीओ आएगा तो आपके सर्टेन शेयर्स लॉक इन में चले जाएंगे। लॉक इन मतलब है कि आप उन शेयर्स को बेच नहीं सकते। ये किसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है? प्रमोटर्स के ऊपर। अच्छा, कितने टाइम की रेस्ट्रिक्शंस हैं? ये रेस्ट्रिक्शंस है कि अगर आईपीओ प्रोसीड्स आर टू बी यूज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो आईपीओ से पैसा आ रहा है, जो भी पैसा आएगा, अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंपनी लगाना चाहती है तो प्रमोटर के शेयर फिर लॉक इन रहेंगे 36 महीने तक। परंतु अगर आईपीओ से जो पैसा आ रहा है, अगर वो किसी लोन की रीपेमेंट में जाने वाला है, तो प्रमोटर अपने शेयर आईपीओ आने के बाद 18 महीने तक नहीं बेच सकते, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या, ज्यादातर कंपनियां जितनी भी रिसेंटली आईपीओ आए हैं 6 महीने में, इन कंपनियों ने क्या दिखाया, इन कंपनियों ने अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर चीज लिखी कि हम ये जो पैसा है रीपेमेंट में लगाएंगे, लोन की रीपेमेंट में। अच्छा, लोन की रीपेमेंट में लगाएंगे, इसका मतलब लॉक इन कितना हो गया? 18 महीने, मतलब 18 महीने बाद प्रमोटर शेयर बेच सकता है। हाँ, परंतु ये कंपनियां क्या कर रही हैं कि पैसा उठा के कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा रही हैं। अब सेबी ने कहा है कि खैर बना लो अब तुम, अब तक जो मजाक चला मगर अब ये मजाक नहीं चलेगा। इन सारी की सारी कंपनियों को धमकी दे दी गई है कि आप सारी कंपनियां बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आपने लोन के लिए पैसा रेज किया है तो लोन के लिए यूज होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं। क्योंकि इस तरीके से प्रमोटर का जो लॉक इन पीरियड है वो आप 18 महीने बाद प्रमोटर्स को बेचना अलाउ कर रहे हो, क्योंकि आपने बताया हम लोन को रीपेमेंट करेंगे, बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा कर रहे हो जहां पर लॉक इन होना चाहिए था 36 मंथ। गेटिंग इट? चलिए अगली न्यूज पे आते हैं। अगली न्यूज को है अदानी हिडनबर्ग। भाई साहब, ये वो खिचड़ी है जो बनती जा रही है और मुझे लगता है ये इलेक्शन तक ऐसे ही बनती रहेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्शन में सरकार को घेरने के लिए कहीं ना कहीं अदानी 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 लोग करते रहेंगे। हालांकि करते रहे, मुझे उससे कोई दिक्कत भी नहीं, बट मुझे तब दिक्कत आती है जब समझदार लोग भी ये बात करते हैं ना कि हाँ अरे गलत तरीके से ही पैसा कमा रहा है अदानी, गलत तरीके से ही कमा रहा है। मुझे इस बात पे बड़ी बेवकूफी लगती है लिटरली ये बात की, यार क्या मतलब। भाई, आपके देश का बिजनेसमैन अगर आगे बढ़ रहा है तो वो गलत कमा रहा है, परंतु एलन मस्क, तुम्हें क्या लगता है एलन मस्क तपस्या कर करके आगे बढ़ा होगा? अरे बिजनेसमैन कुछ ना कुछ अगर कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो फिर इज्जत करो ना। एलन मस्क की इज्जत हम करते हैं, अदानी अंबानी की इज्जत हमसे नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के, तो कहते हैं ना अपनी मुर्गी दाल बराबर, वही दिक्कत है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, शेयर नीचे गिरा दिया, 1000 रुपए तक शेयर चला गया। पाक साफ निकले सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, जब 1000 गया था ना, तब उस टाइम यूट्यूब पे मैंने सीरीज चलाई थी अदानी की कि भैया ये कुछ नहीं होगा, और जिन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है मेरे हिसाब से तो नहीं बेचने चाहिए। मैंने अपना व्यू दिया था, भाई मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर तो हूं नहीं, तो मैंने तो कहा था, एक व्यू दिया था कि मुझे नहीं लगता बेचने चाहिए, क्योंकि बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं और ना मेरी इन्वेस्टमेंट एडवाइस पे आपको काम करना चाहिए। तो अभी हुआ क्या कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी कि जी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कंपनी की और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने वो एप्लीकेशन डिक्लाइन कर दी है। अब क्योंकि सेबी के डॉक्यूमेंट्स में उसे कुछ एविडेंस वगैरह मिला नहीं इस रिपोर्ट को लेकर, अब सेबी के पास, अब सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है कि सर जी सेबी ने शायद इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं की, आप दोबारा से इसको रिव्यू करो, इस ऑर्डर को रिव्यू करो। और एक एप्लीकेंट है कोई जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी कि दोबारा से रिव्यू करो। अब पता नहीं कौन सा इंटरेस्ट है, क्या रीजन है, आई डोंट नो। मैं मतलब बिल्कुल रीजन नहीं जानता कि क्या क्यों ऐसा किया इन्होंने। बट अगेन
मुझे नहीं लगता आज की डेट में इससे शेयर प्राइस पे कोई खतरा आएगा। अब मुझे कोई खतरा शेयर प्राइस पे इसके लगता नहीं है। उसका रीजन एक और भी है, मैं बताता हूं। हालांकि अगेन मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं, ध्यान रखना। ना मेरी इन्वेस्टमेंट एडवाइस को सुन के, ना मेरी किसी एडवाइस को सुन के किसी शेयर में इन्वेस्ट कर देना, क्योंकि शेयर में हमेशा किसी से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस पे ही होना चाहिए। और अदरवाइज अगर आप किसी ऐसे ही किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति की एडवाइस पे करेंगे तो आपके लिए लॉस हो सकता है। तो इसलिए ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बस ध्यान से सुनना अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि हम ज्ञान देने के लिए आए हैं। अब मेरे को ये एप्लीकेशन इसलिए लगता है कि कोई शेयर पे इंपैक्ट नहीं डालेगी, क्योंकि अभी क्या हुआ है, ये देखिए कहां गया शायद ये न्यूज में, हाँ ये रही मूडी की न्यूज। मूडी रिवाइज रेटिंग आउटलुक ऑन द 4 अदानी ग्रुप फर्म्स। तो अदानी के ग्रुप फर्म्स के ऊपर जब हिडनबर्ग का आया था ना इशू, प्रॉब्लम आई थी, तो मूडीज वगैरह ने इनकी रेटिंग नेगेटिव कर दी थी। बट अब मूडी वगैरह ने स्टेबल कर दिया रेटिंग। स्टेबल रेटिंग मतलब अब ठीक है, आउटलुक ठीक है। अब स्टेबल से अगला रेटिंग पॉजिटिव होगी, जो मुझे लगता है जल्दी हो जाएगी, उसमें भी ज्यादा देर लगेगी नहीं। तो फिर अब मूडीज पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे इंडिया में कोई इन्वेस्टर नेगेटिव हो रहा है कि हाँ जी, पता नहीं क्या रीजन होगा, बट जो भी होगा चलो खैर, मुझे नहीं लगता आप कोई फर्क पड़ेगा अदानी ग्रुप इन एप्लीकेशंस का या रिव्यू पिटीशन का, और सुप्रीम कोर्ट भी इसे रिव्यू करेगा, मुझे नहीं लगता। चलिए जी, फिलहाल अच्छा एक खबर बड़ी जबरदस्त है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की प्लिया अगेंस्ट द इंटरिम बेल टू द चंदा कोचर वो डिक्लाइन कर दी है। किस लिए? आप जानते हो कि चंदा कोचर मेरी एक्स बॉस आईसीआईसीआई बैंक, अब उन्हें रिसेंटली वोडाफोन से रिलेटेड किसी लोन ट्रांजैक्शन में उनके और उनके पतिदेव को जेल कर दी गई थी। हाईकोर्ट में जब केस गया तो हाईकोर्ट ने इन्हें इंटरिम बेल दे दी। अब इंटरिम बेल मिली तो सीबीआई इस इंटरिम बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई। अब मुद्दा क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इंटरिम बेल कंटिन्यू रहेगी और इंटरिम बेल पे क्वेश्चन मार्क नहीं बनता है। अब मुद्दा क्या था, सुनना जरा, मुद्दा क्या था? जो मेन इशू इन्वॉल्व था, जिस इशू पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं बेल मिलनी चाहिए, वो ये था कि सेंट्रल एजेंसी मतलब सीबीआई का कहना है कि चंदा कोचर जी पर केस, अब भाई मेरी बॉस रही है तो देखो जी, मुझे जी बोलने दो, देखो जी ऐसा है, ठीक है ना। चंदा कोचर जी पर केस बनता है सेक्शन 409 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट, ये सीबीआई का कहना है। सेक्शन 409 कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो उसकी सजा बड़ी गंभीर है, 10 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट, और वहां पर बेल भी नहीं होगी। ठीक है, ये किसका कहना है? सीबीआई का। हाईकोर्ट में जब यह केस गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये 409 का केस नहीं बनता है। ये 409 का केस इसलिए नहीं बनता है क्योंकि जो एक्यूज्ड है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो एमडी थी आईसीआईसीआई बैंक की, जो कि प्राइवेट सेक्टर है। तो जब पब्लिक सर्वेंट नहीं हुई तो 409 नहीं लगा, क्योंकि 409 का हेडिंग ही है, क्या हेडिंग है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट। सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट में कहना था कि नहीं जी, हाईकोर्ट ने जो ये कहा है कि पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ये गलत है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैसे? हाईकोर्ट का कहना था कि ये पब्लिक सर्वेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पब्लिक का नुकसान हुआ है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यू को मानने से मना कर दिया और इनकी जो पिटीशन थी कि इनकी इंटरिम बिल रिजेक्ट की जाए, वो रिजेक्ट करने की एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो गई है, यानी कि वो इंटरिम बिल पे कंटिन्यू रहेंगे अभी। ठीक है, चलिए अगली खबर है हमारे पास इंटर ग्लोब एविएशन को लेकर। इंडिगो एयरलाइंस में तो सही में ना सारी इंडस्ट्री के ऊपर ना एक बार झड़ा कर देना चाहिए, अच्छे से पंडित जी को दिखा के पूरा हवन वगैरह करवाना चाहिए पूरी इंडस्ट्री को। भाई साहब समझ ही नहीं आता, सारी एयरलाइन कहीं ना कहीं झूम रही होती हैं। खैर हुआ क्या, इंडिगो एयरलाइंस क्या दिक्कत हो गई क्या सर बहुत बड़ी? नहीं नहीं, दिक्कत अभी नहीं हुई, दिक्कत तो हुई थी अगस्त 2023 के अंदर। हुआ क्या कि इंडिगो में 2 बड़े इन्वेस्टर ग्रुप हैं, एक है भाटिया फैमिली
भाटिया फैमिली जो है आज की डेट में 38% स्टेक रखती है, और एक है गंगवाल फैमिली जो कि 25% स्टेक रखती है। पहले ये स्टेक इनसे ज्यादा था, भाटिया से ज्यादा था, बट आज की डेट में 25% है। ठीक है, इन दोनों फैमिलीज में क्लैश है। हालांकि दोनों ने ही मिलकर इंडिगो एयरलाइंस खड़ी की थी और इंडियाज मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइंस थी, और आज भी है, और गोइंग फॉरवर्ड भी रहने वाली है, क्योंकि इसको नजदीक में कोई कंपटीशन देने वाला आज आने नहीं रहा, अभी नहीं आ रहा। विस्तारा को भी इसको कंपीट करने में काफी टाइम लगेगा। ठीक है, पर अब हुआ क्या, इनका व्यू था, भाटिया फैमिली का व्यू था कि भैया हमें एग्रेसिव तरीके से चलना चाहिए, बहुत एग्रेसिव तरीके से हमें ग्रोथ स्टोरी हमारी लेनी चाहिए, प्लेन ज्यादा से ज्यादा हायर करो, स्लैश करो किरायों को और आगे बढ़ो। गंगवाल फैमिली का कहना था कि नहीं, हम आराम आराम से चलेंगे, जैसे चल रहे हैं वैसे ग्रोथ ठीक है, कोई तेज भागने की जरूरत नहीं है वरना नीचे गिर जाएंगे। दोनों फैमिलीज में डिस्प्यूट हुआ। अब डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ, तो फिर घर की बातें बाहर आती हैं, तो घर की बातें बाहर आई तो क्या हुआ कि भाटिया फैमिली ने एक्यूज किया गंगवाल फैमिली को कि कंपनी के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रही हैं गंगवाल फैमिली से रिलेटेड, और ये सीरियस है और जिसे डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। ऑडिट हुए, कुछ ट्रांजैक्शंस आई होंगी आगे। ठीक है, पर अब दोनों पार्टीज, दोनों परिवारों का एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार गंगवाल फैमिली का कहना था, गंगवाल फैमिली, कि भैया अब हम कंपनी में अपनी स्टेक बेच रहे हैं, हम अपनी स्टेक सेल कर रहे हैं, आप कंट्रोल ले लो कंपनी के ऊपर। भाटिया फैमिली ने कहा ठीक है। तो अब गंगवाल फैमिली ने 2023 के अंदर, अगस्त 2023 के अंदर अपनी कुछ स्टेक उठाकर बेच दी। कितना? 3.4%, नहीं, गंगवाल फैमिली ने 4.5% स्टेक बेच दी। अब हमारा कानून कहता है, सभी की रेगुलेशन कहती है कि अगर कंपनी के प्रमोटर्स ऐसे स्टेक बेचते, 2% से ऊपर की स्टेक बेचते हैं, 2% से ऊपर, तो फिर अगली स्टेक बेचने के लिए उनको कम से कम 150 दिन रुकना पड़ेगा। इसे कहते हैं लॉक इन, अगेन लॉक इन में रहना पड़ेगा। वो लॉक इन पीरियड अभी खत्म हुआ है 3-4 दिन पहले। तो मार्केट ने इस शेयर को नीचे ले लिया, मतलब अचानक ये शेयर नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि अब ये कंफर्म था कि अब गंगवाल फैमिली दोबारा अपनी स्टेक बेचेगी, और जब इतने लाखों करोड़ों शेयर मार्केट में बिकने के लिए आ जाएंगे तो सप्लाई साइड ज्यादा हो जाएगी, प्राइस नीचे आ जाएगा। तो इसलिए मार्केट ने इनके बेचने से पहले ही शेयर को नीचे ले लिया। हालांकि अभी कोई बिकने की खबर तो इनकी तरफ से आई नहीं है, तो इसलिए आज शेयर ने वापसी भी की है। समझ गए? तो क्या हो रहा है इंडिगो एयरलाइंस में। मगर ऐसा कभी भी हो सकता है आने वाले दिनों में, आप देखेंगे जब इंडिगो में अचानक से हलचल नीचे की ओर आए, जब गंगवाल फैमिली उठा के शेयर को सेल करने की, स्टेक को सेल करने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये स्टेक तो बेचेंगे आप। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी कॉर्पोरेट न्यूज, एंड आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आशा करता हूं कि आप चाहते होंगे कि ये न्यूज लगातार कंटिन्यू रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।